नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से YouTube चैनल पर। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 हेरिडिटी का कंप्लीट पोस्टमार्टम करेंगे। टॉप 60 क्वेश्चंस जो एग्जाम में छपेंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। इस क्लास की PDF डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री रेलवे एग्जाम नोट्स ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ आर द वेरिएशंस इन अ शुगरकेन फील्ड फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर? मतलब ये कि गन्ने के खेत में एक पौधे से दूसरे पौधे में जो विभिन्नताएं, जो वेरिएशंस होती हैं, वो कैसी होती हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए बहुत अधिक, बी बिल्कुल नहीं, सी बहुत कम, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बहुत कम। बहुत कम क्यों? देखिए, गन्ने को वेजिटेटिवली प्रोपोगेट किया जाता है। अच्छा, मतलब अलैंगिक प्रजनन से। बिल्कुल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें डीएनए कॉपिंग में जो बहुत ही माइनर एरर्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं की वजह से वेरिएशंस आती हैं, इसलिए वो बहुत ही कम होती हैं। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? यानी कि लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? ऑप्शंस हैं ए या प्रक्रिया तेज है, बी या सफल विभिन्नताओं की संख्या को अधिकतम करता है, सी इसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, या डी यह ऊर्जा बचाता है। इसका सीधा जवाब है ऑप्शन बी, यह सफल विभिन्नताओं की संख्या को अधिकतम करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसा हमने कहा, दो पेरेंट्स के डीएनए मिलते हैं। इससे नए कॉम्बिनेशंस और वेरिएशंस बनते हैं। और यही वेरिएशंस प्रजाति को बदलती एनवायरनमेंट में सरवाइव करने में मदद करती हैं। एग्जैक्टली। क्वेश्चन नंबर 3, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशंस अराइज मेनली ड्यू टू व्हाट रीजन? अब सवाल अलैंगिक प्रजनन पर है। इसमें विभिन्नताएं आखिर आती क्यों हैं? मुख्य कारण क्या है? ऑप्शंस ए भोजन की आदतों से, बी डीएनए प्रतिकृति यानी डीएनए कॉपिंग में छोटी अशुद्धियों के कारण, सी तापमान बदलने से, डी गुणसूत्रों के मिलने से। ये पहले सवाल से ही जुड़ा है और सही जवाब है ऑप्शन बी, डीएनए कॉपिंग में छोटी अशुद्धियों के कारण। जी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए की तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल कॉपी बनती है, लेकिन वो जो कॉपिंग प्रोसेस है उसमें स्मॉल इनएक्यूरेसीज या एरर्स हो सकते हैं, और बस उन्हीं से ये वेरिएशंस आती हैं। बिल्कुल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ बैक्टीरियम डिवाइड्स, व्हाट सिमिलैरिटी विल द रिजल्टिंग टू बैक्टीरिया हैव? अगर एक जीवाणु, एक बैक्टीरियम विभाजित होता है, तो जो दो नए जीवाणु बनेंगे उनमें क्या समानता होगी? ऑप्शंस हैं ए वे पूरी तरह अलग होंगे, बी वे बहुत समान होंगे, सी उनमें कोई समानता नहीं होगी, डी केवल रंग समान होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो बहुत समान होंगे। वेरी सिमिलर। हाँ, क्योंकि बैक्टीरिया बाइनरी फिजन से डिवाइड होते हैं। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक फॉर्म है। तो जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो पेरेंट सेल के, आप कह सकते हैं, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, पांचवा सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, इन विच कंडीशन आर हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया मोर लाइकली टू सर्वाइव? यानी उष्णता को सहन करने वाले, मतलब हीट रेजिस्टेंट जीवाणु किस स्थिति में उनके जीवित रहने की संभावना सबसे ज्यादा होगी? ए बर्फीले पानी में, बी सामान्य कमरे के तापमान पर, सी उष्ण लहर यानी हीट वेव के दौरान, या डी अत्यधिक वर्षा में। ये तो कॉमन सेंस का सवाल है। सही जवाब है ऑप्शन सी, उष्ण लहर यानी हीट वेव के दौरान। हीट रेजिस्टेंस अपने आप में एक वेरिएशन है, ये एक फायदा है। तो नेचुरल सिलेक्शन के कारण जब हीट वेव आएगी तो ऐसे बैक्टीरिया ही बच पाएंगे। सही बात है। और इसी बीच एक कमेंट पढ़ लेते हैं। यूजर बिहारी बाबू ने भोजपुरी में लिखा है, सर जी हम यहाँ सवाल रटत बानी और हमार वाली फोन करके कहते हैं कि मेला घुमावे ना ले चल बाका। अब का करी सर, रेलवे पकड़ेंगी ओकर हाथ। बहुत बढ़िया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। व्हाट इज द मेन बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस? विकासवादी प्रक्रियाओं यानी एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शंस ए पर्यावरणीय कारकों द्वारा परिवर्तनों का चयन, बी डीएनए का नष्ट होना, सी जीवों की मृत्यु दर, डी केवल भोजन की उपलब्धता। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पर्यावरणीय कारकों द्वारा परिवर्तनों का चयन। सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। बिल्कुल।
एवोल्यूशन का आधार ही नेचुरल सिलेक्शन है। मतलब एनवायरनमेंट उन वेरिएंट्स को सिलेक्ट करता है जो सर्वाइवल के लिए बेस्ट सूटेड होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस हेरिडिटी करेक्टली? यानी कि आनुवांशिकता, हेरिडिटी की सही परिभाषा इनमें से कौन सी है? ऑप्शंस: ए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का संचरण, बी, एक ही माता पिता की संतानों के बीच अंतर, सी, डीएनए संरचना में अंतर, डी, माता पिता के लक्षणों में अंतर। बहुत ही फंडामेंटल सवाल है। सही जवाब है ऑप्शन ए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का संचरण। द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स। जी, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, इसी को हेरिडिटी कहते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, द रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स इन ह्यूमन बीइंग्स आर रिलेटेड टू व्हाट फैक्ट? मनुष्यों में लक्षणों की वंशागति के नियम किस तथ्य से संबंधित हैं? ऑप्शंस: ए, दोनों माता पिता समान रूप से आनुवांशिक सामग्री का योगदान करते हैं, बी, केवल पिता योगदान करते हैं, सी, केवल माता योगदान करती हैं, डी, पर्यावरण योगदान करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। बोथ पेरेंट्स कंट्रीब्यूट इक्वली। हाँ, दोनों माता पिता समान रूप से आनुवंशिक सामग्री मतलब जेनेटिक मटेरियल का योगदान करते हैं। बिल्कुल, आधा माँ से और आधा पिता से। सही। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? ये तो सबको पता होना चाहिए। आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं: ए, चार्ल्स डार्विन, बी, ग्रेगर जोहान मेंडल, सी, जेम्स वॉटसन, डी, हरगोबिंद खुराना। इसमें तो कोई शक ही नहीं, ऑप्शन बी, ग्रेगर जोहान मेंडल। मेंडल। जी, अपने मटर के पौधों पर किए गए काम की वजह से उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। चलिए, 10वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ईयर वॉज ग्रेगर जोहान मेंडल बॉर्न? ग्रेगर जोहान मेंडल का जन्म किस वर्ष हुआ था? एक फैक्चुअल सवाल। जी, ऑप्शंस: ए, 1900, बी, 1822, सी, 1884, डी, 1856। और सही जवाब है ऑप्शन बी, 1822। 1822। जी, ये तारीख याद रखनी जरूरी है, कभी-कभी ऐसे सवाल भी आ जाते हैं। दोस्तों, 10 सवाल हो गए हैं। अगर मजा आ रहा है तो लाइक बटन तोड़ दो और सब्सक्राइब कर लो। अभी 50 सवाल बाकी है। बिल्कुल, जोश कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन हेरेडिटी मेंडल यूज्ड विच प्लांट? मेंडल ने आनुवंशिकता पर अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का उपयोग किया? ऑप्शंस: ए, गेहूं, बी, मटर, सी, सरसों, डी, चावल। इसका जिक्र भी हुआ था। सही जवाब है ऑप्शन बी, मटर। गार्डन पी। हाँ, मटर का पौधा। इसके कई कारण थे, जैसे कि इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे और इसकी लाइफ साइकिल छोटी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, Which of the following is not a dominant trait in pea plants studied by Mendel? मेंडल ने मटर के जिन लक्षणों का अध्ययन किया, उनमें से कौन सा एक प्रभावी लक्षण यानी डोमिनेंट ट्रेट नहीं है? ऑप्शंस: ए, गोल बीज, बी, पीला बीज, सी, बैंगनी फूल, डी, झुर्रीदार बीज। इसमें सही जवाब है ऑप्शन डी, झुर्रीदार बीज। रिंकल्ड सीड। जी, रिंकल्ड सीड यानी झुर्रीदार बीज एक रेसेसिव ट्रेट है। डोमिनेंट ट्रेट है गोल बीज। क्वेश्चन नंबर 13, What do the letters TT represent in genetics? आनुवंशिकी में TT अक्षर क्या दर्शाते हैं? ए, 2 बौने लक्षण, बी, एक लंबा और एक बौना लक्षण, सी, 2 लंबे लक्षण, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 लंबे लक्षण। मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट। बिल्कुल, ये एक शुद्ध लंबे पौधे का जीनोटाइप है जहां दोनों एलील लंबेपन के लिए हैं। ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14, What does F1 stand for in Mendel's experiments? मेंडल के प्रयोगों में F1 का क्या अर्थ है? ऑप्शंस: ए, अंतिम पीढ़ी, बी, पहली संतानी पीढ़ी, सी, दूसरी संतानी पीढ़ी और डी, जनक पीढ़ी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पहली संतानी पीढ़ी। फर्स्ट फीलियल जनरेशन। जी, जब 2 पेरेंट्स को क्रॉस कराया जाता है तो उनसे पैदा होने वाली पहली पीढ़ी को F1 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, When Mendel crossed a tall plant, TT, and a dwarf plant, TT, what were all the plants in the F1 generation like? जब मेंडल ने एक लंबे पौधे T और एक बौने पौधे T का संकरण कराया, तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे थे? ए, मध्यम कद के, बी, सभी बौने, सी, सभी लंबे, डी, आधे लंबे, आधे बौने। ये मेंडल का क्लासिक एक्सपेरिमेंट है।
सही जवाब है ऑप्शन सी, सभी लंबे। सभी लंबे? क्यों? क्योंकि लंबापन टॉलनेस टी, बौनेपन ड्वार्फनेस टी पर एक डोमिनेंट ट्रेट है। तो F1 जनरेशन में सभी का जीनोटाइप TT होता है और T डोमिनेंट होने की वजह से वे सभी लंबे दिखते हैं। सही। और इसी बीच एक और मजेदार कमेंट आया है ताऊ का छोरा का, हरियाणवी में। लिखते हैं, मास्टर जी घरवाले ब्याह का जोर दे रहे हैं, कहवे हैं सरकारी नौकरी ना लागी तो भैंस चरावेगा। आपकी क्लास देख के लागे हैं भैंस का जुगाड़ पक्का है। उम्मीद है नौकरी का जुगाड़ पक्का हो। क्वेश्चन नंबर 16. What was the ratio of tall plants to dwarf plants in the F2 generation? F2 पीढ़ी में लंबे पौधों का बौने पौधों से क्या अनुपात था? ऑप्शंस: A 1.1, B 2.1, C 3.1, D 4.1। ये भी बहुत जरूरी है याद रखना। सही जवाब है ऑप्शन सी, 3.1। 3:1। जी। जब F1 पीढ़ी के TT पौधों को सेल्फ पॉलिनेट कराया गया तो F2 पीढ़ी में 3 लंबे पौधे और एक बौना पौधा मिला। ये फिनोटिपिक रेशियो है। अच्छा। क्वेश्चन नंबर 17. Which term did Mendel use for what we now call genes? मेंडल ने उस चीज के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जिसे आज हम जीन कहते हैं? A कारक, फैक्टर्स, B गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स, C कण, पार्टिकल्स, D इकाई, यूनिट्स। उन्होंने इस्तेमाल किया था शब्द ऑप्शन ए, कारक या फैक्टर्स। फैक्टर्स। हाँ, उन्हें ये तो पता था कि कोई चीज है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को ले जाती है, पर उसे उन्होंने फैक्टर्स कहा था। जीन शब्द बाद में आया। Question number 18. An organism with two identical alleles for a trait is called what? एक जीव जिसमें किसी लक्षण के लिए 2 समान अलील हों उसे क्या कहते हैं? A विषम युग्मजी हेट्रोजाइगस, B समयुग्मजी होमोजाइगस, C प्रमुख डोमिनेंट और D अप्रभावी रिसेसिव। 2 समान अलील तो उसे कहेंगे ऑप्शन बी, समयुग्मजी या होमोजाइगस। जैसे TT या TT। बिल्कुल। और अगर 2 अलग-अलग अलील हों जैसे TT तो उसे हेट्रोजाइगस कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19. The observable characteristics of an organism are its. किसी जीव के देखे जा सकने वाले लक्षण उसके क्या कहलाते हैं? ऑप्शंस: A जीनोटाइप जीनोटाइप, B फिनोटाइप फिनोटाइप, C अलील अलील और D जीन जीन। जो लक्षण हमें दिखते हैं जैसे लंबापन या रंग उन्हें कहते हैं ऑप्शन बी, फिनोटाइप। फिनोटाइप। जी। और जो जेनेटिक मेकअप होता है जैसे TT या TT वो जीनोटाइप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20. What genes are required for a plant to be dwarf? पौधे को बौना होने के लिए किन जीनों की आवश्यकता होती है? A TT, B TT, C TT, D TT। इसका जवाब है ऑप्शन बी, स्मॉल t। दोनों स्मॉल t। हाँ, क्योंकि बौनापन ड्वार्फिज्म एक रिसेसिव ट्रेट है और ये तभी एक्सप्रेस होता है जब दोनों एलील्स रिसेसिव हों यानी TT। बी सवाल पूरे। जोश कैसा है? कमेंट्स में आग लगा दो और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलते रहिए। क्वेश्चन नंबर 21. A cross between two individuals concerning a single trait is called what? केवल एक लक्षण को ध्यान में रखकर 2 जीवों के बीच कराए गए संकरण को क्या कहते हैं? A डायहाइब्रिड क्रॉस, B मोनोहाइब्रिड क्रॉस, C टेस्ट क्रॉस, D बैक क्रॉस। जब सिर्फ एक ट्रेट की स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं ऑप्शन बी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब एक। बिल्कुल, जैसे सिर्फ पौधे की लंबाई का अध्ययन करना एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। Question number 22. What is the genotypic ratio of a monohybrid cross in the F2 generation? F2 पीढ़ी में मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक अनुपात क्या है? ऑप्शंस: A 3.1, B 1.2.1, C 9.3.3.1, D 1.1। फिनोटाइपिक रेशियो तो 3.1 था, लेकिन जीनोटाइपिक रेशियो है ऑप्शन बी, 1.2.1। 1.2.1। जी, इसका मतलब है एक शुद्ध लंबा TT, 2 हाइब्रिड लंबे TT और एक शुद्ध बौना TT। ठीक है। Question number 23. Mendel's law of independent assortment is based on which type of cross? मेंडल का स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम किस प्रकार के क्रॉस पर आधारित है? A मोनोहाइब्रिड क्रॉस, B
डायहाइब्रिड क्रॉस, सी टेस्ट क्रॉस और डी बैक क्रॉस। ये नियम तब आया जब मेंडल ने एक से ज्यादा ट्रेट्स को एक साथ स्टडी किया। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस। बिल्कुल। Question number 24. In a dihybrid cross, what is the phenotypic ratio in the F2 generation? एक डायहाइब्रिड क्रॉस में F2 पीढ़ी में phenotypic अनुपात क्या होता है? Options: A 3.1, B 1.2.1, C 9.3.3.1, D 1111। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है ऑप्शन सी, 9.3.3.1। 9.3.3.1 ये याद रखना ही पड़ेगा। हाँ, ये डायहाइब्रिड क्रॉस का क्लासिक फिनोटाइपिक रेशियो है। Question number 25. What is the study of inheritance of two different traits like seed shape and color called? दो अलग-अलग लक्षणों जैसे बीज का आकार और रंग, इनके वंशागति अध्ययन को क्या कहते हैं? A. मोनोहाइब्रिड क्रॉस, B. डायहाइब्रिड क्रॉस, C. बैक क्रॉस, D. टेस्ट क्रॉस। ये सवाल तो पहले भी आ चुका है, बस तरीका अलग है पूछने का। सही जवाब है ऑप्शन बी, डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस? जी, डाई का मतलब ही है टू। जब हम एक साथ दो ट्रेट्स की इनहेरिटेंस स्टडी करते हैं तो उसे डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। बिल्कुल। और अब एक कमेंट सरदार जी का पंजाबी में लिखते हैं, सर जी पिछले हफ्ते ब्रेकअप हो गया। वो कहती थी तुझसे ना हो पाएगा। अब तो रेलवे की नौकरी लेकर ही उसके घर के सामने से बुलेट पे गेड़ी मारनी है। जरूर जरूर, पूरी उम्मीद है। Question number 26. Where is the genetic material located in an animal cell? एक जंतु कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ कहाँ स्थित होता है? ऑप्शंस: ए कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, बी केंद्रक, न्यूक्लियस, सी राइबोसोम, राइबोसोम, डी माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए कोशिका के कमांड सेंटर में होता है और वो है ऑप्शन बी, केंद्रक या न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। Question number 27. What is DNA an abbreviation for? DNA का पूरा नाम क्या है? A. Deoxyribonucleic acid, B. Dinucleic acid, C. Dual nitrogen acid, D. Deoxyribonutrient acid. ये तो रटा होना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन ए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। Deoxyribonucleic acid. करेक्ट। A section of DNA that provides information for one protein is called what? DNA का वह खंड जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? A. गुणसूत्र, क्रोमोसोम, B. केंद्रक, न्यूक्लियस, C. जीन, D. लक्षण, ट्रेट। डीएनए का एक फंक्शनल सेगमेंट, उसे कहते हैं ऑप्शन सी, जीन। जीन। जी, एक जीन में एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने के लिए कोड होता है। Question number 29. How do proteins lead to the expression of a trait like tallness? प्रोटीन लंबेपन जैसे लक्षण को कैसे व्यक्त करते हैं? A. प्रोटीन सीधे पौधे को लंबा बनाते हैं। B. प्रोटीन हार्मोन की दक्षता को नियंत्रित करते हैं। C. प्रोटीन का इससे कोई लेना देना नहीं है। D. प्रोटीन पानी सोखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रोटीन हार्मोन की दक्षता को नियंत्रित करते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, पौधे की लंबाई एक खास ग्रोथ हार्मोन पर निर्भर करती है। वो हार्मोन एक एंजाइम बनाता है जो खुद एक प्रोटीन है। तो जीन उस एंजाइम की एफिशिएंसी को कंट्रोल करता है। अच्छा जीन, एफिशिएंट एंजाइम, ज्यादा हार्मोन और लंबा पौधा। समझ गया। Question number 30. What is the source of information for making proteins in a cell? कोशिका में प्रोटीन बनाने के लिए सूचना का स्रोत क्या है? A. माइटोकॉन्ड्रिया, B. सेल्यूलर डीएनए, C. राइबोसोम, D. कोशिका झिल्ली। सारी इंफॉर्मेशन का ब्लूप्रिंट एक ही जगह है, ऑप्शन बी, सेल्यूलर डीएनए। डीएनए। जी, डीएनए में ही जेनेटिक कोड होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह काम करता है। आधा पड़ाव पार, 30 सवाल खत्म। जो अब तक टिका है उसकी नौकरी पक्की है। चलो एक बार फिर से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। कीप इट अप। Question number 31. How are genes transmitted to the next generation? जीन अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंचते हैं? A. रक्त कोशिकाओं के माध्यम से, B. तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से, C. युग्मकों या जनन कोशिकाओं के माध्यम से, D. त्वचा कोशिकाओं के माध्यम से।
जीन्स अगली पीढ़ी में जाते हैं गैमीट्स के थ्रू। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, युग्मकों या जनन कोशिकाएं जर्म सेल्स के माध्यम से। स्पर्म और एग सेल्स। बिल्कुल। Question number 32. In humans, how many chromosomes are there in a normal body cell? मनुष्यों में एक सामान्य देह कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? A 23, B 46, C 44, D 22. यहाँ जोड़ों में नहीं पूछा है, कुल संख्या पूछी है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी 46। 46 मतलब 23 जोड़े। हाँ, 23 पेयर्स, टोटल 46 क्रोमोसोम्स। Question number 33. What are autosomes? ऑटोसोम क्या हैं? A. लिंग का निर्धारण करने वाले गुणसूत्र। B. लिंग निर्धारण के अलावा अन्य सभी गुणसूत्र। C. केवल पुरुषों में पाए जाने वाले गुणसूत्र। D. केवल महिलाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लिंग निर्धारण के अलावा अन्य सभी गुणसूत्र। मतलब जो सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं हैं। एग्जैक्टली। हमारे 23 जोड़ों में से पहले 22 जोड़े ऑटोसोम्स कहलाते हैं, जो पुरुषों और महिलाओं में सेम होते हैं। Question number 34. Which pair of chromosomes determines the sex of a human male? गुणसूत्रों का कौन सा जोड़ा मानव पुरुष के लिंग का निर्धारण करता है? A. XX, B. XY, C. YY, D. XO. पुरुषों में होता है एक बेमेल जोड़ा। सही जवाब है ऑप्शन बी XY। XY. जी, X और Y। महिलाओं में XX होता है। Question number 35. How do both parents contribute to the DNA of the offspring during sexual reproduction? यौन प्रजनन के दौरान दोनों माता-पिता संतानों के DNA में कैसे योगदान देते हैं? A. पिता अधिक देता है, B. माता अधिक देती है, C. समान रूप से, D. यादृच्छिक रूप से। ये बहुत ही क्लियर है। सही जवाब है ऑप्शन सी, समान रूप से, इक्वली। इक्वली। हाँ, ऑफस्प्रिंग को आधा जेनेटिक मटेरियल मां से मिलता है, एग के थ्रू, और आधा पिता से, स्पर्म के थ्रू। तो कंट्रीब्यूशन एकदम इक्वल होता है। ठीक है। और एक और कमेंट पढ़ते हैं। यूजर सुसंस्कृत बालक शुद्ध हिंदी में लिखते हैं, गुरुदेव, मेरी प्रियसी ने शर्त रखी है कि जब तक आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगती तब तक वो आपसे विवाह नहीं करेगी। कृपया इस क्विज मैराथन को सफल बनाएं, मेरे जीवन का प्रश्न है। अरे वाह, पूरी कोशिश रहेगी। Question number 36. A child who inherits an X chromosome from her father will be a. एक बच्चा जिसे अपने पिता से X गुणसूत्र विरासत में मिलता है, वो क्या होगा? A. लड़का, B. लड़की, C. या तो लड़का या लड़की, D. इंटरसेक्स। देखिए, माँ से तो हमेशा X ही मिलेगा। अगर पिता से भी X मिल गया तो XX हो जाएगा। बिल्कुल, तो संयोजन होगा XX और संतान होगी ऑप्शन बी, लड़की। ठीक है। Question number 37. A child inherits which chromosome from their mother? एक बच्चा अपनी माँ से कौन सा गुणसूत्र विरासत में पाता है? A. केवल X क्रोमोसोम, B. केवल Y क्रोमोसोम, C. X या Y क्रोमोसोम, D. Z क्रोमोसोम। जैसा अभी बताया, माँ के पास तो सिर्फ X होते हैं, तो वो हमेशा ऑप्शन ए, केवल X गुणसूत्र ही दे सकती हैं। Always an X. Yes. Question number 38. Who determines the sex of the child? बच्चे के लिंग का निर्धारण कौन करता है? A. माता, B. पिता, C. दोनों, D. पर्यावरण। सारी जिम्मेदारी पिता पर है। सही जवाब है ऑप्शन बी, पिता। Father. जी, क्योंकि पिता के पास ही X और Y दोनों होते हैं। Y क्रोमोसोम सिर्फ पिता से ही आ सकता है। Question number 39. How many pairs of autosomes are there in a human cell? एक मानव कोशिका में ऑटोसोम के कितने जोड़े होते हैं? A. 1, B. 22, C. 23, D. 46. कुल 23 जोड़े होते हैं, जिसमें से एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम का होता है। तो बचे 22. हाँ, तो सही जवाब है ऑप्शन बी, 22 जोड़े। Question number 40. In some reptiles, sex determination depends on which factor? कुछ सरीसृपों मतलब रिप्टाइल्स में लिंग निर्धारण किस कारक पर निर्भर करता है? A. पिता के जीन पर, B. निषेचित अंडों को किस तापमान पर रखा गया है, C. माता के आहार पर, D. अंडों के आकार पर। ये बहुत ही फैसिनेटिंग है। इसका जवाब है ऑप्शन बी, निषेचित अंडों को किस तापमान पर रखा गया है। टेम्परेचर पर। जी, इसे एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। जैसे मगरमच्छ में इंक्यूबेशन टेम्परेचर ये डिसाइड करता है कि एम्ब्रियो मेल बनेगा या फीमेल।
क्या बात है, 40 सवाल हो गए, मंजिल अब दूर नहीं। फटाफट लाइक का मीटर बढ़ा दो और जो नए हैं सब्सक्राइब का बटन दबा दो। चलिए अगले सवाल पर। Question number 41. Some animals, like snails, can change their sex. This indicates what? घोंघे जैसे कुछ जानवर अपना लिंग बदल सकते हैं। ये क्या इंगित करता है? A. लिंग हमेशा आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है। B. लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। C. वे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। D. उनमें कोई लिंग नहीं होता है। अगर लिंग बदला जा सकता है तो उसका मतलब है कि वो पूरी तरह जेनेटिकली फिक्स नहीं है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। Not genetically determined. राइट। Question number 42. What is the study of fossils called? जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? A. आनुवंशिकी जेनेटिक्स। B. जीवाश्म विज्ञान पैलियोंटोलॉजी। C. विकास एवोल्यूशन। D. पारिस्थितिकी इकोलॉजी। फॉसिल्स की स्टडी को कहते हैं ऑप्शन बी, जीवाश्म विज्ञान या पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी। Question number 43. Which of the following is an example of homologous organs? निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय अंगों homologous organs का उदाहरण है? A. हमारे हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। B. हमारे दांत और हाथी के दांत। C. आलू और शकरकंद। D. ये सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। सभी। जी, हमारे हाथ और कुत्ते के फोलिम, हमारे दांत और हाथी के टस्क्स और आलू स्टेम और शकरकंद रूट, ये सभी अलग अलग फंक्शंस के लिए मॉडिफाई हुए हैं, लेकिन उनका बेसिक स्ट्रक्चर और ओरिजिन एक जैसा है। हाँ, एक जैसा है। Question number 44. The wings of a bat and the wings of a bird are examples of what? चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख किसके उदाहरण हैं? A. समझातीय अंग homologous organs. B. समरूप अंग analogous organs. C. अवशेषी अंग vestigial organs. D. इनमें से कोई नहीं। इनका काम एक है, उड़ना, लेकिन इनका बेसिक डिजाइन और ओरिजिन अलग-अलग है। तो ये है ऑप्शन बी, समरूप अंग या एनालॉगस ऑर्गन्स। Analogous. जी। Question number 45. How many pairs of chromosomes are a perfect pair in both human males and females? मानव पुरुषों और महिलाओं दोनों में कितने जोड़े गुणसूत्र एक समान होते हैं, मतलब परफेक्ट पेयर होते हैं? A. 23 जोड़े, B. 22 जोड़े, C. 1 जोड़ा, D. कोई नहीं। परफेक्ट पेयर पूछा है, तो महिलाओं में तो 23 के 23 जोड़े परफेक्ट होते हैं, XX, लेकिन पुरुषों में 22 जोड़े परफेक्ट होते हैं और 23वां XY होता है। सवाल में दोनों में पूछा है। अच्छा, जो दोनों में कॉमन हो। हाँ, तो वो है ऑप्शन बी, 22 जोड़े। एक और कमेंट आया है चंपारण का लाला का भोजपुरी में। गुरुजी प्रणाम। गर्लफ्रेंड के बाबूजी बोले हैं कि लड़का कमाता क्या है? हम बोले कि अभी आपके बेटी का रिचार्ज कराते हैं, जल्द ही पूरा रेलवे चलाएंगे, आपका आशीर्वाद चाहिए। पूरा आशीर्वाद है। Question number 46. The process by which new species develop from existing species is called what? वो प्रक्रिया जिसके द्वारा मौजूदा प्रजातियों से नई प्रजातियां विकसित होती हैं, उसे क्या कहते हैं? A. प्रजाति उद्भवन स्पीसिएशन। B. अनुकूलन एडेप्टेशन। C. वंशागति इनहेरिटेंस। D. वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। नई स्पीशीज का बनना, इसे कहते हैं ऑप्शन ए, प्रजाति उद्भवन या स्पीसिएशन। स्पीशिएशन। हाँ। Question number 47. What is a major factor that can lead to speciation? प्रजाति उद्भवन का एक प्रमुख कारक क्या हो सकता है? A. आनुवांशिक विचलन जेनेटिक ड्रिफ्ट। B. भौगोलिक अलगाव जियोग्राफिकल आइसोलेशन। C. प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन। D. ये सभी। ये सभी कारक स्पीसिएशन में भूमिका निभाते हैं, तो सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। All of the above. यस। जियोग्राफिकल आइसोलेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन, ये सब मिलकर नई प्रजाति बना सकते हैं। Question number 48. The theory of evolution by natural selection was given by whom? प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? A. मेंडल, B. डार्विन, C. लमार्क, D. वेलिस। ये तो लैंडमार्क थ्योरी है। सही जवाब है ऑप्शन बी, डार्विन। चार्ल्स डार्विन। जी, अपनी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में उन्होंने ये थ्योरी दी थी। Question number 49.
व्हाट डज फिटनेस मीन इन एन एवोल्यूशनरी सेंस? विकास के संदर्भ में फिटनेस का क्या अर्थ है? ए, शारीरिक रूप से मजबूत होना। बी, सबसे लंबा जीवित रहना। सी, सबसे अधिक संतानें पैदा करना जो जीवित रहें। डी, सबसे तेज दौड़ना। एवोल्यूशनरी फिटनेस का मतलब जिम वाली फिटनेस नहीं है। इसका मतलब है ऑप्शन सी, सबसे अधिक संतानें पैदा करना जो जीवित रहें। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हाँ, मतलब जो अपने जीन्स को अगली पीढ़ी में सबसे ज्यादा पास ऑन कर पाए। Question number 50. The sex of a child, boy or girl, is actually determined by whom? बच्चे का लिंग मतलब लड़का होगा या लड़की, यह वास्तव में किसके द्वारा निर्धारित होता है? ए, मां के गुणसूत्र से। बी, पिता से विरासत में मिले गुणसूत्र से। सी, अस्पताल से। डी, दादी से। ये सवाल फिर से आया है और बहुत जरूरी है। जवाब है ऑप्शन बी, पिता से विरासत में मिले गुणसूत्र से। क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर। बिल्कुल। क्योंकि वाई क्रोमोसोम सिर्फ पिता से ही आ सकता है। बस 10 सवाल और 50 पे पहुंच गए। हाँ। आखिरी 10 सवालों के लिए जो भी तैयार हैं, कमेंट्स में जय हिंद लिख दो और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए आखिरी दौर। क्वेश्चन नंबर 51. Which of the following can be called a characteristic? निम्नलिखित में से किसे विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक कहा जा सकता है? ए, पौधे लंबे हो सकते हैं। बी, पौधे प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। सी, हमारी 4 उंगलियां और 1 अंगूठा है। डी, ये सभी। ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के उदाहरण हैं, तो सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52. What is the main cause of variation in a population? किसी आबादी में विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? ए, डीएनए प्रतिकृति में त्रुटियां। बी, यौन प्रजनन। सी, दोनों ए और बी। डी, इनमें से कोई नहीं। वेरिएशन के 2 मुख्य कारण हैं। एक तो डीएनए कॉपिंग में एरर्स और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नए कॉम्बिनेशंस बनना। बिल्कुल। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ए और बी। Question number 53. If a trait exists in 10% of a population of an asexually reproducing species, how likely is it that the trait will exist in 50% of the next generation? अगर कोई लक्षण अलैंगिक प्रजनन करने वाली प्रजाति की 10% आबादी में मौजूद है, तो अगली पीढ़ी की 50% आबादी में इसके मौजूद होने की कितनी संभावना है? ए, बहुत अधिक। बी, बहुत कम। सी, 50-50। डी, 0। ये बहुत ही कम है। सही जवाब है ऑप्शन बी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ट्रेट्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास होते हैं। फ्रीक्वेंसी लगभग सेम रहती है। 10% से अचानक 50% होना लगभग नामुमकिन है। आप बिना किसी बहुत बड़े सिलेक्टिव प्रेशर के ये नहीं होगा। Question number 54. The original source of all variation is? सभी विभिन्नताओं का मूल स्रोत क्या है? ए, प्राकृतिक चयन। बी, उत्परिवर्तन म्यूटेशन। सी, यौन प्रजनन। डी, भौगोलिक अलगाव। सबसे फंडामेंटल लेवल पर वेरिएशन की शुरुआत होती है ऑप्शन बी, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन से। म्यूटेशन। जी, डीएनए में होने वाले अचानक बदलाव। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन म्यूटेशंस को शफल करता है, लेकिन रॉ मटेरियल म्यूटेशन ही है। Question number 55. In a population that reproduces asexually, if trait A is present in 10% and trait B in 60%, which trait is likely to have arisen earlier? अलैंगिक प्रजनन वाली आबादी में यदि लक्षण ए 10% है और लक्षण बी 60% है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा? ऑप्शंस: ए, लक्षण ए। बी, लक्षण बी। सी, दोनों एक साथ। डी, कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लक्षण बी। लक्षण बी क्यों? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ट्रेट्स पीढ़ी दर पीढ़ी कॉपी होते जाते हैं। जो ट्रेट पॉपुलेशन में ज्यादा परसेंटेज में है, इसका मतलब है कि वो ज्यादा समय से एग्जिस्ट कर रहा है और ज्यादा बार कॉपी हो चुका है। बिल्कुल, तो वो पहले पैदा हुआ होगा। और इसी के साथ एक और हरियाणवी कमेंट यूजर जाट देवता का। गुरुजी, तेरा यो ज्ञान देख के तो कसूता जी करे। एक टाइम था जब मैडम केमिस्ट्री पढ़ाती थी और समझ मैंने उसकी आंखिया की फिजिक्स आवती। आज थारी वजह से बायोलॉजी भी समझ आ गई। क्या बात है। चलिए आखिरी 5 सवाल। क्वेश्चन नंबर 56. What are the chromosomes that are not sex chromosomes called? जो गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र नहीं हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑटोसोम, एलोसोम, हेटेरोसोम या होमोसोम? ये सवाल फिर से आया है। सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑटोसोम।
ऑटोसोम्स। जी। क्वेश्चन नंबर 57. द टेंडेंसी ऑफ एन ऑफस्प्रिंग टू रिजेंबल इट्स पेरेंट्स इज नोन एज। संतान की अपने माता पिता के समान दिखने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? ए. विभिन्नता, वेरिएशन। बी. वंशागति, हेरिडिटी। सी. समानता, रिजेंबलेंस। डी. वंशावली, जीनियोलॉजी। इस पूरी प्रक्रिया को ही हम कहते हैं ऑप्शन बी, वंशागति या हेरिडिटी। हेरिडिटी। Question number 58. Who proposed the theory of inheritance of acquired characters? उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? ए. डार्विन, बी. मेंडल, सी. लामार्क, डी. व्रीज। ये थ्योरी अब मानी नहीं जाती, पर दी थी ऑप्शन सी, लैमार्क ने। लैमार्क। जी। जैसे जिराफ ने गर्दन ऊंची कर करके लंबी कर ली और वो अगली पीढ़ी में चली गई। क्वेश्चन नंबर 59. Which cross is used to determine whether an individual is homozygous or heterozygous for a dominant trait? यह निर्धारित करने के लिए कि कोई जीव एक प्रभावी लक्षण के लिए समयुग्मजी है या विषम युग्मजी, किस क्रॉस का उपयोग किया जाता है? ए. मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बी. डाइहाइब्रिड क्रॉस, सी. टेस्ट क्रॉस, डी. बैक क्रॉस। इसका जवाब है ऑप्शन सी, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस। हाँ, इसमें डोमिनेंट फिनोटाइप वाले जीव को होमोजाइगस रिसेसिव जीव जैसे टीटी के साथ क्रॉस कराते हैं। रिजल्ट से जीनोटाइप पता चल जाता है। और अब आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 60. एवोल्यूशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। विकास का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? ए. एक सीधी प्रक्रिया। बी. समय के साथ वंशानुगत लक्षणों में परिवर्तन। सी. एक त्वरित प्रक्रिया। डी. एक यादृच्छिक प्रक्रिया। एवोल्यूशन का सबसे सटीक वर्णन है ऑप्शन बी, समय के साथ वंशानुगत लक्षणों में परिवर्तन। चेंज इन हेरिटेबल ट्रेट्स ओवर टाइम। बिल्कुल, ये एक धीमी और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो दोस्तों, ये थे हेरिडिटी चैप्टर के टॉप 60 सवाल। उम्मीद है आपको मजा आया होगा और सब कुछ अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। बिल्कुल। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल फ्री रेलवे एग्जाम नोट्स ज्वाइन करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।